कहानी की शुरुआत में हम हैरी नाम के एक आम डीलर को देखते हैं जो अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ एक बैंक के अंदर पहुंचता है। पहली नजर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उन पर पहले से ही नजर रखे बैठा है। तभी सही मौका मिलते ही अशरफ नाम का एक खतरनाक आदमी बैंक के अंदर दाखिल होता है। जैसे ही उसकी नजर हैरी पर पड़ती है, वह बिना एक पल गंवाए उसके दोनों बॉडीगार्ड्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देता है। ये सब देखकर हैरी बुरी तरह घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए तुरंत अपनी पिस्तौल निकालता है, लेकिन जैसे ही वह ट्रिगर दबाता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी गन में एक भी गोली नहीं होती। दरअसल किसी ने पहले ही बड़ी चालाकी से उसकी सारी गोलियां निकाल दी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर अशरफ बिना कोई गलती किए हैरी को मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वह हैरी का सूटकेस उठाता है और वहां से फरार हो जाता है। दरअसल उस सूटकेस के अंदर भारी मात्रा में सेंटेक्स रखा हुआ था जो बेहद खतरनाक विस्फोटक होता है और बम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह थी कि अशरफ किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। इसके बाद वह उसी सेंटेक्स की मदद से कई खतरनाक बम तैयार करता है और उन्हें सुसाइड जैकेट्स के अंदर फिट कर देता है। इसके बाद हम आदिल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अशरफ के पास पहुंचकर उन बम जैकेट्स में से एक अपने साथ ले जाता है। दरअसल अशरफ का पूरा आतंकवादी संगठन लंदन के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की तैयारी कर रहा था और यह सब उसी प्लान का हिस्सा था। इसके बाद आदिल लंदन के एक भीड़ भाड़ वाले रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचता है और बिना किसी को शक होने दिए बम जैकेट को एक्टिव कर देता है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है और पूरा रेस्टोरेंट चंद सेकंड में मलबे में बदल जाता है। इस भयानक विस्फोट में कई मासूम लोगों की जान चली जाती है और पूरे शहर में दहशत फैल जाती है। दूसरी तरफ हम हैरी के बॉडीगार्ड इवान को देखते हैं जो बैंक में हुए हमले के बावजूद किसी तरह जिंदा बच गया था। जब वह टीवी पर इस भयानक बम धमाके की खबर देखता है तो उसे एहसास हो जाता है कि यह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहीं हमें पता चलता है कि बॉडीगार्ड बनने से पहले इवान MI6 का एक बेहद काबिल एजेंट रह चुका था। लंदन में लगातार हो रहे धमाकों के बाद MI6 की सीनियर एजेंट शार्लेट इवान से संपर्क करती है। शार्लेट पहले भी उसकी हैंडलर रह चुकी थी। वह इवान को बताती है कि हैरी के सूटकेस में मौजूद सेंटेक्स आतंकवादियों के हाथ लग चुका है और उसी की मदद से वे पूरे लंदन में धमाके कर रहे हैं। इसलिए अब इस मिशन को रोकने की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी। हमें जितनी जल्दी हो सके इस पूरे आतंकवादी नेटवर्क तक पहुंचना होगा, वरना न जाने कितने और मासूम लोग अपनी जान गंवा देंगे। इसके बाद शार्लेट एक और चौंकाने वाला खुलासा करती है। वह बताती है कि बैंक वाले हमले के समय हैरी की गन में एक भी गोली नहीं थी, यानी यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि पहले से रची गई साजिश थी। और सबसे बड़ी बात, ये काम वही इंसान कर सकता था जिस पर हैरी आंख बंद करके भरोसा करता था। ये बात सुनते ही इवान के दिमाग में हैरी की गर्लफ्रेंड रायना का नाम आता है क्योंकि बैंक जाने से ठीक पहले वह हैरी के साथ उसी कमरे में मौजूद थी। अब इवान को पूरा यकीन हो जाता है कि गन से गोलियां निकालने का काम उसी ने किया है। इसके बाद इवान सीधे रायना के घर पहुंच जाता है। जैसे ही रायना घर के अंदर कदम रखती है, इवान उसे दबोच लेता है और बंदी बना लेता है। कुछ देर तक सख्ती से पूछताछ करने के बाद वह उससे पूछता है कि आखिर उसने हैरी की गन से गोलियां क्यों निकाली। तब रायना टूट जाती है और सच कबूल करते हुए बताती है कि उसने यह सब अपनी मर्जी से नहीं किया था। किसी रहस्यमयी क्लाइंट ने उसे हैरी की हर जानकारी देने और उसकी गन से गोलियां निकालने के बदले मोटी रकम ऑफर की थी। लालच में आकर उसने वही किया जो उससे कहा गया था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी एक गलती की वजह से हैरी की जान चली जाएगी और पूरा लंदन इतनी बड़ी तबाही का शिकार बन जाएगा। इस सच्चाई का पता चलने के बाद इवान रायना से सख्त लहजे में कहता है कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो अब उसे उसकी हर बात माननी होगी। इसके बाद इवान उससे कहता है कि वह उसे तुरंत उस आदमी के पास लेकर चले जिसके लिए वह अब तक काम कर रही थी। रायना समझ चुकी थी कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह मजबूरी में इवान की बात मान जाती है। अगले ही सीन में हम रायना को अपने उस खास क्लाइंट के घर पहुंचते हुए देखते हैं जिसका नाम पॉल था। दरअसल पॉल भी उसी आतंकवादी संगठन का एक अहम सदस्य था। जैसे ही पॉल रायना को देखता है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह बिना किसी शक के उसे घर के अंदर बुला लेता है। कुछ देर तक दोनों सामान्य तरीके से बातें करते हैं ताकि किसी को कोई शक न हो, लेकिन तभी इवान अपने साथी मार्क के साथ चुपचाप घर के अंदर घुस जाता है। उनका मकसद था पॉल को जिंदा पकड़कर पूरे नेटवर्क की जानकारी निकालना। मगर जैसे ही पॉल की नजर इवान और मार्क पर पड़ती है, वह तुरंत समझ जाता है कि रायना अब उसके खिलाफ हो चुकी है। गुस्से में वह बिना एक पल गंवाए रायना को गोली मार देता है। इसके बाद वह तेजी से अपने कमरे की तरफ भागता है और वहाँ रखी बम जैकेट पहनकर उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वह अपने इरादे में कामयाब हो पाता, इवान वहाँ पहुँच जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। आखिरकार इवान उसे काबू में कर लेता है और वहीं उसका खेल हमेशा के लिए खत्म कर देता है। दूसरी तरफ अशरफ लगातार बेचैन हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पॉल ने अब तक दूसरा धमाका क्यों नहीं किया और न ही कोई खबर भेजी। वह बार बार पॉल को कॉल करता है, लेकिन हर बार फोन बंद मिलता है। तभी उसे एहसास हो जाता है कि पॉल के साथ जरूर कोई बड़ा हादसा हो चुका है। इसके बाद हम अशरफ को एक कैफे में बैठे देखते हैं जहाँ वह अपनी टेंशन कम
करने के लिए कॉफी पी रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ उसकी मुलाकात केट से हो जाती है, जो कभी उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। यहीं से कहानी हमें करीब 6 साल पीछे ले जाती है। उस वक्त अशरफ और केट कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों अक्सर साथ घूमते फिरते और पार्टी किया करते थे, लेकिन केट सिर्फ अशरफ तक ही सीमित नहीं थी। वह दूसरे लड़कों के साथ भी फ्लर्ट करती रहती थी, जो अशरफ को बिल्कुल पसंद नहीं था। आखिरकार गुस्से में आकर उसने केट से अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसी क्लब में नबेल नाम का एक आदमी भी मौजूद था, जो दूर खड़े होकर यह सब देख रहा था। ब्रेकअप के बाद जब अशरफ अकेला और टूटा हुआ महसूस कर रहा था, तभी नबेल उसके पास आता है और मीठी मीठी बातों में उसे अपने साथ ले जाता है। असल में नबेल कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक खतरनाक आतंकवादी था। उसका काम ऐसे ही टूटे हुए और गुस्से में जी रहे नौजवानों का ब्रेन वॉश करना था, ताकि वह उन्हें अपने संगठन में शामिल कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि नबेल एक कमरे में कई युवाओं को इकट्ठा करता है, जिनमें अशरफ भी शामिल होता है। वहाँ वह अपनी जहरीली सोच फैलाते हुए उन सभी को कट्टरपंथ की राह पर चलने के लिए उकसाने लगता है। धीरे धीरे उसका ब्रेन वॉश असर दिखाने लगता है और कुछ महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद वे सभी पूरी तरह आतंकवादी बन जाते हैं। इसके बाद कहानी एक बार फिर वर्तमान में लौट आती है। अब हम इवान के साथी मार्क को एक लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात MI6 की एक एजेंट से होती है। वह मार्क को एक गोपनीय फाइल सौंपती है, जिसमें आतंकवादियों से जुड़ी कई अहम जानकारियां मौजूद थीं। इसी जानकारी के आधार पर मार्क और इवान एक पुरानी और सुनसान इमारत तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक संदिग्ध आदमी दिखाई देता है। इवान बिना देर किए उस पर अपनी बंदूक तान देता है, लेकिन वह आदमी बार बार यही कहता है कि वह कोई आतंकवादी नहीं है, बल्कि वह भी MI6 के लिए ही काम करता है और उसी मिशन का हिस्सा है। मगर इवान उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। गुस्से में वह उसे जिंदा आग के हवाले कर देता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब इवान उसकी जैकेट की तलाशी लेता है, लेकिन जैकेट के अंदर कोई बम नहीं मिलता। यह देखकर इवान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे एहसास होता है कि उसने गुस्से में आकर एक बेगुनाह की जान ले ली। अगले सीन में हम इवान और मार्क को MI6 की सीनियर ऑफिसर शार्लेट के सामने देखते हैं। दोनों उसे बताते हैं कि जिस आदमी को आतंकवादी समझकर उन्होंने मार दिया था, वह असल में बेगुनाह था। यह सुनकर उन्हें उम्मीद थी कि शार्लेट इस मामले को गंभीरता से लेगी, लेकिन शार्लेट उनकी बात को ज्यादा महत्व नहीं देती। वह तुरंत उन्हें एक नई जानकारी देती है। शार्लेट बताती है कि हैरी के सूटकेस के अंदर पहले से ही एक ट्रैकिंग बग लगाया गया था। अगर उस डिवाइस का सिग्नल ट्रैक किया जाए तो सीधे आतंकवादी संगठन के ठिकाने तक पहुंचा जा सकता है। इसके बाद वह दोनों को आदेश देती है कि जैसे ही लोकेशन मिले, बिना किसी देरी के पूरे नेटवर्क का सफाया कर देना। दूसरी तरफ हम अशरफ को देखते हैं, जो काफी समय बाद केट से दोबारा मिलता है। उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दोनों की बातचीत से साफ पता चलता है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी उनके दिल में एक दूसरे के लिए भावनाएं अब भी जिंदा थीं। यहीं से कहानी एक बार फिर हमें 3 साल पीछे ले जाती है। उस समय अशरफ अपने संगठन के लिए एक बेहद अहम मिशन पर जाने वाला था। इस मिशन में उसका निशाना था ब्रिटिश सरकार का रिटायर्ड सार्जेंट क्लान। अशरफ यह सुनकर नबेल से पूछता है कि आखिर एक रिटायर्ड सैनिक को मारने की क्या वजह है। इस पर नबेल कहता है कि अपनी नौकरी के दौरान क्लान ने उनके कई साथियों को पकड़कर बेरहमी से टॉर्चर किया था। अब समय आ गया है कि उससे उन सबका हिसाब लिया जाए। यह बात सुनने के बाद अशरफ बिना कोई सवाल किए मिशन के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वह अपने नए साथी यूसुफ के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचता है, जहां उनकी मुलाकात नबेल के सबसे भरोसेमंद आदमी अमीन से होती है। अब आगे का पूरा ऑपरेशन अमीन की निगरानी में होने वाला था। अगली सुबह तीनों पूरी तैयारी के साथ सार्जेंट क्लान के घर पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद जैसे ही क्लान अपने घर से बाहर निकलता है, प्लान के मुताबिक यूसुफ उसका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन क्लान कोई साधारण आदमी नहीं था। कुछ ही मिनटों में उसे एहसास हो जाता है कि कोई लगातार उसका पीछा कर रहा है। वह चालाकी से रास्ता बदलकर एक सुनसान वेयर हाउस में पहुंच जाता है। वहीं यूसुफ और क्लान के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला करते हैं, लेकिन आखिरकार क्लान अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए यूसुफ को मार गिराता है। तभी वहां अशरफ की एंट्री होती है। अपने साथी की लाश देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बिना एक पल गंवाए क्लान के पीछे दौड़ पड़ता है। कुछ दूर तक पीछा करने के बाद आखिरकार वह क्लान को पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद अशरफ क्लान के घर की तलाशी लेने पहुंचता है। वहां उसे क्लान की पत्नी और उसके बच्चे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पहली बार हमें अशरफ का एक अलग चेहरा देखने को मिलता है। वह चाहता तो उन सबको आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने मासूम बच्चों और उनकी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया। दूसरी तरफ अमीन भी घर के अंदर मौजूद सामान देखकर समझ चुका था कि यहाँ क्लान का पूरा परिवार रहता है, लेकिन वह इस बारे में अशरफ से कुछ नहीं कहता और अपने इरादे अपने मन में ही छिपाए रखता है। इसके बाद दोनों घायल क्लान को एक कमरे में ले जाते हैं। उनका मकसद उसकी हत्या का वीडियो रिकॉर्ड करना था, ताकि पूरी दुनिया में अपने संगठन का खौफ फैलाया जा सके। जैसे ही कैमरा रिकॉर्डिंग शुरू होती है, अमीन बिना कोई चेतावनी दिए चाकू निकालता है और क्लान को बेहद बेरहमी से मार डालता है। यह खौफनाक मंजर देखकर अशरफ अंदर तक हिल जाता है। उसके चेहरे पर साफ नजर आता है कि वह इस तरह की क्रूरता से सहमत नहीं है, लेकिन संगठन के खिलाफ जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी, इसलिए वह चाहकर भी कुछ नहीं बोलता। इसके बाद
दोनों अपने ठिकाने पर वापस लौट आते हैं। कुछ समय बाद रेडियो पर खबर चलती है कि सार्जेंट क्लान की हत्या हो गई है, लेकिन तभी एक ऐसी खबर सामने आती है जिसे सुनकर अशरफ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि क्लान के साथ साथ उसकी पत्नी और उसके बच्चों की भी हत्या कर दी गई है। जैसे ही यह सच्चाई अशरफ के सामने आती है, उसे समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि क्लान के परिवार को किसी और ने नहीं बल्कि अमीन ने ही चुपके से मार डाला था। यह सोचकर अशरफ गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उसी वक्त अमीन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अमीन भी बेहद चालाक इंसान था। वह अपनी बातों और जहरीली सोच से एक बार फिर अशरफ का ब्रेन वॉश कर देता है। वह उसे यकीन दिलाता है कि यह सब उनके मिशन का ही हिस्सा था और बड़े मकसद के लिए ऐसे फैसले लेने ही पड़ते हैं। आखिरकार अशरफ मजबूरी में शांत हो जाता है, लेकिन उसके मन में पहली बार अपने संगठन को लेकर सवाल जरूर पैदा होने लगते हैं। इसके बाद कहानी एक बार फिर वर्तमान में लौट आती है। अब हम इवान और मार्क को एक कार में साथ बैठे हुए देखते हैं। रास्ते में इवान उससे पूछता है कि आखिर MI6 ने इस खास मिशन के लिए तुम्हें ही क्यों चुना। यह सुनकर मार्क कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। फिर वह भारी आवाज में बताता है कि कुछ साल पहले एक आतंकवादी हमले में उसका पूरा परिवार मारा गया था। उसी दिन से उसने कसम खा ली थी कि वह आतंकवादियों को कभी माफ नहीं करेगा। शार्लेट यह बात अच्छी तरह जानती है कि जब बात आतंकवादियों की आती है तो मैं उन्हें खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम नबेल और अशरफ को साथ देखते हैं, जहाँ नबेल उसे बताता है कि अगले दिन उनका एक और बड़ा बम धमाका होने वाला है। इस मिशन के लिए उन्होंने रियो नाम के एक नए लड़के को चुना है, लेकिन वह अभी भी डरा हुआ है और अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है। इसलिए अब उसे समझाने की जिम्मेदारी अशरफ की होगी। ये सुनते ही अशरफ रियो से मिलने पहुंच जाता है। रियो बुरी तरह डरा हुआ था। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह मरना नहीं चाहता, लेकिन अशरफ उसे बहकाते हुए कहता है कि उसे एक बहुत बड़े मकसद के लिए चुना गया है। वह उसे यकीन दिलाता है कि उसकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी और उसे इस बात पर गर्व होना चाहिए। अशरफ की बातें सुनकर आखिरकार रियो खुद को इस मिशन के लिए तैयार कर लेता है, लेकिन जैसे ही वह बिल्डिंग से बाहर निकलता है, वहाँ पहले से इवान और मार्क उसका इंतजार कर रहे होते हैं। दोनों को सामने देखकर रियो बुरी तरह घबरा जाता है और जान बचाने के लिए भागने लगता है। इवान भी बिना देर किए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। काफी देर तक पीछा करने के बाद आखिरकार वह अपनी बंदूक निकालता है और रियो को गोली मार देता है। उधर अशरफ किसी तरह इवान और मार्क को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है और एक कैफे में पहुँचता है। इस वक्त वह काफी परेशान था क्योंकि उनका पूरा प्लान बिखर चुका था। फिर हम नबेल को अशरफ के साथ एक बेहद खतरनाक प्लान पर चर्चा करते हुए देखते हैं। नबेल उसे बताता है कि अगले दिन अमेरिका की एक बड़ी रिसर्च कंपनी का एक एग्जीक्यूटिव अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए लंदन आने वाला है। अगर इस मौके पर उसके साथ साथ वहाँ मौजूद बाकी अमेरिकी अधिकारियों को भी खत्म कर दिया जाए तो उनका मिशन पूरी तरह कामयाब हो जाएगा। ये सुनते ही अशरफ समझ जाता है कि इस बार किसी और को नहीं बल्कि उसे खुद सुसाइड मिशन पर जाना होगा। कुछ पल के लिए उसके कदम डगमगा जाते हैं। आखिर वह भी जीना चाहता था, लेकिन अगले ही पल वह अपने संगठन की बातों और अपने मकसद को याद करता है और खुद को इस मिशन के लिए तैयार कर लेता है। इसके बाद हम उसे एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देखते हैं। उस वीडियो में वह अपनी जिंदगी, अपने मकसद और अपनी आने वाली कुर्बानी के बारे में बात कर रहा होता है ताकि उसके मरने के बाद पूरी दुनिया उसे एक शहीद की तरह याद रखे। दूसरी तरफ इवान और मार्क अपने होटल वापस लौटते हैं ताकि थोड़ी देर आराम कर सकें, लेकिन तभी अचानक एक रहस्यमयी आदमी इवान पर हमला कर देता है। इवान किसी तरह उसका मुकाबला करता है और अपनी जान बचा लेता है, मगर अगले ही पल ऐसा खुलासा होता है जिसे देखकर इवान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि जिस आदमी ने उस पर हमला किया था वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना साथी मार्क था। फिर इवान उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप मुझे सच बता दो कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और ये सब किसके कहने पर किया। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद भी मार्क एक शब्द तक नहीं बोलता। वह पूरी तरह खामोश रहता है, जैसे उसने कुछ भी बताने की कसम खा रखी हो। ये देखकर इवान समझ जाता है कि अब उससे कोई जानकारी नहीं मिलने वाली, इसलिए वह बिना देर किए मार्क को वहीं मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद जब इवान उसकी बॉडी की तलाशी लेता है तो उसे मार्क के पास से एक ईयर पीस मिलता है। वह तुरंत उसे ऑन करता है। तभी उसे बातचीत से पता चलता है ब्लास्ट रॉयल होटल में होने वाला है। यह सुनते ही इवान समझ जाता है कि मार्क भी आतंकवादियों के साथ मिला हुआ था और वह उनके मिशन का ही हिस्सा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि इवान भी रॉयल होटल पहुंच चुका था। वहाँ एक अमेरिकन एग्जीक्यूटिव की बेटी की शादी का भव्य समारोह चल रहा था। पूरे होटल में बड़े बड़े मेहमान मौजूद थे और कई हाई रैंकिंग अमेरिकन ऑफिसर्स भी वहाँ शामिल हुए थे। उन्हें देखकर इवान तुरंत समझ जाता है कि आखिर आतंकवादी ग्रुप का असली निशाना कौन है। तभी पूरे होटल की छानबीन करते हुए इवान की नजर अशरफ पर पड़ती है। वह शेफ की यूनिफॉर्म पहनकर बिल्कुल आराम से उन सभी अमेरिकन ऑफिसर्स की टेबल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बॉडी पर बंधे बम को एक्टिवेट कर पाता, इवान बिना एक सेकंड गंवाए उस पर गोली चला देता है। गोली लगते ही अशरफ वहीं ढेर हो जाता है और उसका प्लान वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही गोली चलने की आवाज पूरे होटल में गूंजती है, वहाँ मौजूद सभी लोगों के बीच भगदड़ मच जाती है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। हालांकि कुछ देर बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो जाते हैं। इसके बाद इवान भी अपना मिशन पूरा समझकर होटल से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर MI6 के कुछ एजेंट्स पर पड़ती है। वह देखता है कि वे अपने एक आदमी को होटल स्टाफ की ड्रेस पहनाकर
कर चुपके से होटल के अंदर भेज रहे थे। इवान अभी यह समझने की कोशिश ही कर रहा था कि आखिर वे क्या करने वाले हैं, तभी अचानक पूरे होटल में एक जोरदार धमाका हो जाता है। वह ब्लास्ट इतना भयानक था कि होटल के अंदर मौजूद लगभग सभी अमेरिकन ऑफिसर्स उसी धमाके में मारे जाते हैं। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर इवान पूरी तरह समझ जाता है कि इस बम धमाके के पीछे सिर्फ आतंकवादी ही नहीं बल्कि MI6 का भी हाथ था, क्योंकि जिस आदमी को उन्होंने होटल स्टाफ बनाकर अंदर भेजा था उसी ने यह पूरा धमाका किया था। अगले सीन में हम इवान को एक कमरे में बैठे हुए देखते हैं। उसके सामने उसी आदमी की जैकेट रखी थी जिसे उसने जलाकर मार दिया था। वह बड़े ध्यान से उसकी जैकेट की तलाशी लेने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही आखिरी शब्द घूम रहे थे जो मरने से पहले उस आदमी ने कहे थे। उसने कहा था कि वह कोई आतंकवादी नहीं बल्कि एक एजेंट है। यही बात इवान को लगातार सोचने पर मजबूर कर रही थी कि कहीं वह सच में MI6 के लिए काम तो नहीं कर रहा था। तभी जैकेट की अच्छी तरह तलाशी लेते हुए इवान को उसकी जेब से एक खास चाबी मिलती है। वह समझ जाता है कि यह किसी स्पेशल लॉकर की चाबी है। इसके बाद वह तुरंत उस लॉकर तक पहुंचता है और उसे खोल देता है। अंदर कई सीक्रेट फाइल्स रखी हुई थी। जैसे ही इवान उन फाइल्स को पढ़ना शुरू करता है उसे पूरी सच्चाई पता चल जाती है। उसे मालूम होता है कि वह आदमी वास्तव में MI6 का एक अंडरकवर एजेंट था जिसने नबेल के आतंकवादी संगठन में घुसपैठ की थी ताकि उनके हर प्लान और हर गैर कानूनी गतिविधि की जानकारी समय समय पर MI6 तक पहुंचा सके। फिर कुछ ही समय में उस अंडरकवर ऑफिसर को नबेल के पूरे प्लान की जानकारी मिल जाती है। वह समझ जाता है कि आखिर आतंकवादी संगठन आगे क्या करने वाला है। इसके बाद वह बिना देर किए सारी जानकारी MI6 तक पहुंचा देता है ताकि समय रहते कोई बड़ा कदम उठाया जा सके। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी अहम जानकारी मिलने के बावजूद भी MI6 की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। यहीं से इवान को समझ आ जाता है कि MI6 के अंदर ही कोई बड़ा खेल चल रहा है। वह जान जाता है कि इसके पीछे उसकी बॉस शेरलेट का हाथ है, क्योंकि उसी ने इवान को अंडरकवर एजेंट के बारे में गलत जानकारी दी थी, जिसकी वजह से इवान ने बिना पूरी सच्चाई जाने उसी ऑफिसर को मार डाला। इसके बाद कहानी एक महीने आगे बढ़ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लंदन की पुरानी सरकार का तख्ता पलट हो चुका है और MI6 के पुराने हेड को भी उनके पद से हटा दिया गया है। अब देश में नई सरकार बन चुकी थी, लेकिन उनके फैसले हर किसी को हैरान कर देने वाले थे। इतनी बड़ी बड़ी बम ब्लास्ट की घटनाओं की जांच पूरी होने के बाद भी नई सरकार नबेल के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती, बल्कि उसे जिंदा छोड़ दिया जाता है और आदेश दिया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके वह इस देश को छोड़कर चला जाए। यह फैसला सुनकर इवान के मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर एक खूंखार आतंकवादी को इतनी आसानी से क्यों जाने दिया जा रहा है। इन सभी बातों की सच्चाई जानने के लिए इवान अपनी पुरानी बॉस शेरलेट के पास पहुंचता है। इवान को अपने सामने जिंदा देखकर शेरलेट खुद भी हैरान रह जाती है। तभी इवान उसके सामने कुछ सीक्रेट फाइल्स रख देता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारी पूरी सच्चाई जान चुका हूँ। मुझे पता चल गया है कि तुम नई सरकार का साथ दे रही हो और तुम्हारे कहने पर ही नबेल ने पूरे देश में ये सारे बम धमाके करवाए थे। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि नबेल शुरू से ही तुम्हारे लिए काम कर रहा था। यह सुनकर शेरलेट बिना कुछ छिपाए पूरी सच्चाई कबूल कर लेती है। वह कहती है कि तुम जो कह रहे हो वह बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने यह सब अपनी मर्जी से नहीं किया। नई सरकार के बनने से पहले ही कुछ बड़े मंत्री पुरानी सरकार का तख्ता पलट करना चाहते थे ताकि सत्ता उनके हाथ में आ सके। उन्हीं के आदेश पर मैंने यह पूरा खेल रचा और नबेल का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, शेरलेट आगे यह भी बताती है कि नई सरकार उसके काम से बेहद खुश है, इसलिए इनाम के तौर पर उसे अब MI6 एजेंसी का नया हेड बना दिया गया है। यह सारी बातें सुनने के बाद इवान पूरी तरह अंदर से टूट जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि सत्ता की लालच में राजनेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके लिए आम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं होती। जरूरत पड़ने पर वे मासूम लोगों को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं। अब इवान का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका था, इसलिए वह बिना एक पल गंवाए शेरलेट को वहीं मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वह उसकी लाश के पास वहीं सभी सीक्रेट दस्तावेज छोड़ देता है जिनमें पूरी साजिश के सबूत मौजूद थे। उन फाइल से साफ साबित हो जाता है कि नई सरकार के मंत्री और शेरलेट ही इन सभी बम धमाकों के असली जिम्मेदार थे। और इसी खुलासे के साथ इस मूवी की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।